हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के स्मार्ट मोड लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 13,874। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा भारत में तेंदुआ की गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, यानी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या 13,874 है। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो तेंदुआ रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है? भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने। सबसे अधिक तेंदुआ किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 3,907। इस प्रकार से मध्य प्रदेश फिर से तेंदुआ स्टेट यानी लेपर्ड स्टेट बन गया है। और मध्य प्रदेश पहले से टाइगर स्टेट है, अब ये लेपर्ड स्टेट भी बन गया है। मध्य प्रदेश के बाद तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1,985 लेपर्ड हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक में 1,879 और फिर इसके बाद तमिलनाडु में 1,070 लेपर्ड हैं। तो ये डाटा भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, 2018 की जो गणना हुई थी लेपर्ड की, उसके अनुसार देश में अब लेपर्ड की संख्या 1,022 बढ़ गई है, यानी 1,022 लेपर्ड और ज्यादा हो गए हैं 2018 की अपेक्षा। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा है 486, यानी मध्य प्रदेश में 486 तेंदुआ अधिक हो गए हैं 2018 की तुलना में। देश में सबसे कम तेंदुआ किस राज्य में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 42 लेपर्ड हैं। चलिए सभी राज्यों का डाटा डिस्कस कर लेते हैं कि किस राज्य में कितने लेपर्ड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 3,907, महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 लेपर्ड हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 722, राजस्थान में 721, उत्तराखंड में 652 और केरल में 570, आंध्र प्रदेश में 569, ओडिशा में 568, उत्तर प्रदेश में 371, तेलंगाना में 297, नॉर्थ बंगाल में 233, बिहार में 86, गोवा में 77, असम में 74, झारखंड में 51 और अरुणाचल प्रदेश में 42 लेपर्ड हैं। तो ये डाटा आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कस्तूरी मृग परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो ये 1970 में शुरू हुई थी। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में शुरू हुआ था। गिर सिंह परियोजना 1972 में और टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भारत में 1973 में शुरू हुआ था। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, गैंडा परियोजना ये 1987 में, हाथी प्रोजेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था भारत में। लाल पांडा परियोजना 1996 में और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में शुरू हुआ है भारत में। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है, इससे ऐड हो जाना है, तो वहां पर आपको स्टडी कर से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट्स और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो जो फरवरी माह की ई बुक है करंट अफेयर्स की, ये उपलब्ध हो गई है ऐप पर, तो इसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लीजिएगा ऐप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 गोल्ड मेडल जीत करके यह खिताब अपने नाम किया है।
दोस्तों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में जो आयोजित किए गए हैं यह कौन से संस्करण के आयोजित किए गए हैं, ये चौथे संस्करण के आयोजित किए गए हैं। आयोजन कब से कब तक हुआ है? 19 से 29 फरवरी 2024 तक। कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर के और भी राज्यों में इसके कुछ खेल आयोजित किए गए थे। शुभंकर कौन रहा है? अष्टलक्ष्मी, जो कि एक तितली रही है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कितने खेल शामिल किए गए थे? तो 20 खेल शामिल किए गए थे, जिसमें 4500 एथलीट शामिल हुए थे और इसमें लगभग 200 यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी। 2018 में आपको याद रखना है कि दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी और 2020 में पहला संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में किया गया था। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेडल टैली को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। इसने 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल इसने 71 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है, जो कि पंजाब की यूनिवर्सिटी रही है। इसने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, 14 सिल्वर मेडल जीते हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल इसके 42 मेडल हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ये तीसरे स्थान पर रहा है और इसने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल हैं 20, ब्रॉन्ज मेडल हैं 19 और कुल टोटल मेडल हैं 51। पंजाब यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर रही है और इसने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं, 12 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल 40 मेडल जीते हैं। जैन विश्वविद्यालय, जो कि कर्नाटक का विश्वविद्यालय है, इसने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसने कुल टोटल 25 मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार से ये रैंक भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी को। तो एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। तो आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के अलावा अब एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। यानी कि दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक भी हैं और वो अब एनएसजी के महानिदेशक भी बन गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी ने एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसका स्थान लिया है? एमए गणपति का। दोस्तों, दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। चलिए बात करते हैं एनएसजी की। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और भारत की एक आतंकवाद विरोधी यूनिट मानी जाती है एनएसजी। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। जब 1984 के दंगे हुए थे उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अर्धसैनिक बलों की प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएसबी के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं नीना सिंह और एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा और आईटीबीपी के महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा और एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरबील पाल सिंह और आईसीजी के महानिदेशक हैं राकेश पाल और एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इस प्लांट को कहां पर स्थापित किया गया है? तो झारखंड के धनबाद में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है और झारखंड के किस स्थान पर है? तो ये धनबाद में है। इसके निर्माण में कितनी लागत आई है? तो 9.47 करोड़ रुपए की लागत आई है। 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया गया था।
दोस्तों सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट की प्रतिदिन की क्षमता है 4100 मीट्रिक टन की, यानी यहाँ पर 4100 मीट्रिक टन डेली फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों 2002 में इस प्लांट को बंद कर दिया गया था और अब 22 साल बाद फिर से इसको खोला गया है। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की एक यूनिट है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को का नैनो डीएपी प्लांट बनाया गया है। इसके अलावा अशोक लीलैंड के द्वारा उत्तर प्रदेश में बस प्लांट स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एचपीसीएल के द्वारा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। टाटा ग्रुप गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा और देश का पहला सेमीकंडक्टर बनाने वाला प्लांट किस राज्य में खुलेगा? गुजरात में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड में। विधानसभा की यहाँ पर 80, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल वनतारा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा रिलायंस के द्वारा। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने पशु कल्याण के लिए वनतारा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में घायल, दुर्व्यवहार और लुप्त प्राय जानवरों का बचाव, इलाज, देखभाल और पुनर्वास करना। यानी कि ऐसे जानवरों की देखभाल यहाँ पर की जाएगी जो घायल हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है या फिर वो लुप्त प्राय जानवर हैं, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाएगा। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसकी स्थापना 1958 में धीरू भाई अंबानी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और एमडी है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं, यानी कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, इन सभी का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चाइना में किया जाना है और इसका आयोजन चाइना के बीजिंग शहर में किया जाएगा। इससे पहले भी 2015 में चाइना के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा चुका है। दोस्तों बीजिंग शहर की अगर हम बात करें तो 2008 में बीजिंग में समर ओलंपिक आयोजित किए गए थे और 2022 में अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे। बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स की, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। मोनाको एक यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है, कैपिटल भी इसकी मोनाको ही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1976 से हो रहा है और दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। चलिए दोस्तों आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सबसे पहले बात करते हैं। तो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे और 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इनका आयोजन किया जाएगा। विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2026 में विंटर ओलंपिक का आयोजन इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में किया जाएगा। दोस्तों ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात करें तो 2026 में इसका आयोजन डकार सेनेगल में किया जाएगा। एशियन गेम्स की बात करें तो 2026 में इसका आयोजन आईची नागोया जापान में किया जाएगा। 2030 में दोहा कतर में और 2034 में रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2026 में इसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। दोस्तों क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है। तो पिछले कुछ वर्षों से साउथ कोरिया के प्रजनन दर में कमी देखी जा रही है, यानी कि वहां की जो महिलाएं हैं वो बच्चों को कम जन्म दे रही हैं, इसलिए उस देश की प्रजनन दर कम हो रही है।
तो दोस्तों इसके पीछे का कारण बताया गया है बच्चों की परवरिश में होने वाला खर्च, यानी कि बच्चों की परवरिश में खर्च बहुत अधिक होता है। तो इसी की चिंता में वहां की महिलाएं बच्चों के जन्म में देरी करती हैं या बच्चे पैदा न करने का फैसला करती हैं। साउथ कोरिया की प्रजनन दर 2023 में गिर करके 0.72 हो गई है, जबकि जनसंख्या स्थिरता लाने के लिए किसी भी देश की प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। साउथ कोरिया की वर्तमान में जनसंख्या है 51 मिलियन। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें भारत के प्रजनन दर की, तो भारत का प्रजनन दर है 2.122 जन्म प्रति महिला। दोस्तों प्रति महिला लगभग 7 बच्चों की प्रजनन दर के साथ नाइजर दुनिया में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है और इसी के साथ माली का भी स्थान है, यानी कि माली और नाइजर दुनिया में सबसे अधिक प्रजनन दर वाले देश हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया एशिया महाद्वीप में ही है और इसकी कैपिटल है सियोल। राष्ट्रपति हैं योन सुक येओल और प्रधानमंत्री हैं हान डक सू और यहाँ की करेंसी है वॉन। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यह है साउथ कोरिया और इसी का पड़ोसी देश है नॉर्थ कोरिया, जहां का शासक है किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व समुद्री घास दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। तो 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है हर साल। 2024 की थीम है स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह, यानी हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लेनेट। दोस्तों समुद्री घास के जो पौधे होते हैं वो समुद्र के किनारे ही होते हैं, समुद्र के पास ही होते हैं। तो दुनिया में समुद्री घास की प्रजाति को बचाने के लिए और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दुनिया में समुद्री घास की 60 से अधिक प्रजातियां हैं। दोस्तों समुद्री घास का काम होता है समुद्री जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराना और समुद्र की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो समुद्री घास कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और समुद्र में रहने वाले जीवों को भोजन उपलब्ध कराती है। आपको याद रखना है कि विश्व समुद्री घास दिवस 2022 में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चलिए दोस्तों दुनिया के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सवाना घास के मैदान दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंपोस ब्राजील में और लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। प्रेरी अमेरिका में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी एशिया और यूरोप में और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मार्च माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कल भी इनको रिवाइज किया था, आज एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? आंसर हो जाएगा रावी नदी। तो देखिए दोस्तों सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां भारत और पाकिस्तान के बीच बहती हैं और इन दोनों देशों के द्वारा इन नदियों का पानी यूज किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का जो अधिकार है वो भारत के पास है। तो भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, उस पर डैम बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो अभी हाल ही में भारत ने रावी नदी पर एक बांध बनाया है और जो पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा था उस पर रोक लगा दी है। चूंकि रावी नदी पर बांध बनाने की जो परियोजना थी वो 1995 में शुरू हुई थी, लेकिन फिर इसमें विवाद हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में, तो इस पर बांध नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब फाइनली ये बांध बन गया है जिससे रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान की ओर नहीं जा रहा है। तो कौन सा बांध बनाया गया है आपको याद रखना है, उसका नाम है साहेपुर कंडी बैराज।
तो ये बांध बनाया गया है और ये बांध बनाया गया है पंजाब के पठानकोट जिले में। तो इस बांध के कारण अब रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। और इस बांध को बनाने की परियोजना फिर से स्टार्ट की थी केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में। तो पाकिस्तान में अब पानी का प्रवाह बंद हो गया है, तो अब जम्मू कश्मीर और पंजाब को फायदा मिलेगा, यानी कि रावी नदी का पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब को मिलेगा। चलिए बात करते हैं रावी नदी की। तो दोस्तों, रावी नदी का ऋग वैदिक काल में नाम था परुष्णी। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। यह अमृतसर और गुरुदासपुर की सीमा बनाती है और यह सिंधु की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश राज्य के रोहतांग दर्रे से। तो ये बेसिक पॉइंट है रावी नदी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा पेरू में। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है पेरू। तो वहां पर अभी हाल ही में डेंगू को लेकर के आपातकाल लगाया गया है, यानी वहां पर लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पर इमरजेंसी लगाई गई है। तो 2024 में 8 हफ्तों में 31,000 से अधिक मामले आ गए हैं, जिसके कारण पेरू की सरकार के द्वारा वहां पर इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप याद रखिएगा कि 2024 में अब तक डेंगू के कारण पेरू में 32 मौतें हो चुकी हैं। तो पेरू की सरकार के द्वारा अपने देश के 25 क्षेत्रों में से 20 क्षेत्रों में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। बात करते हैं पेरू की। तो पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कैपिटल इसकी लीमा है। राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्टे और प्रधानमंत्री हैं अल्बर्टो ओटारोला। दोस्तों, पेरू की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है पेरू। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है? मॉरिशस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? तो 7 प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 42। तभी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 6। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का न्यूयॉर्क में, WHO का जिनेवा में, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इन सभी के हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। आज का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन कब हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।